जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कैसी है हमारी बहादुर फौज। स्वागत है आप सभी जवानों का भैया आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। सुबह सुबह आप सभी को गुड मॉर्निंग। बीजू भैया की ओर से प्रणाम, राम राम, जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, जितने भी हमारे टेक्निकल की बहादुर फौज है। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन पेपर होगा भैया। सप्ताह के अंदर हम 2 दिन नर्सिंग का पेपर करते हैं, 2 दिन टेक्निकल का, और कल और परसों 2 दिन हम क्लर्क के पेपर को फोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। पूरे 50 प्रश्नों का पेपर होगा। बढ़िया पेपर है, लगाओ और अपनी तैयारी को मेरे प्यारे भाई मजबूत बनाओ। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। नजरें सभी के सामने होनी चाहिए। सेशन को दबा के लाइक और शेयर करो यार। पूरे हिंदुस्तान में हम ही है जो टेक्निकल का पेपर करते हैं भैया। आओ। असहयोग आंदोलन निम्न में से शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन में इनमें से मेरे प्यारे भाई क्या शामिल नहीं था? असहयोग आंदोलन कब होता है मेरे प्यारे भाई? 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे राजा? महात्मा गांधी जी है, वो इसके नेता थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस समय वाइसराय थे। आप लोग दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, देखते हैं खोपड़ी कितनी तेज चलती है आप लोगों की। पहला ऑप्शन है भैया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। क्या ये इनमें से शामिल था या नहीं? बताओ मेरे प्यारे भाई। देखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, आपको पता है गांधी जी कहते थे कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कपड़ों और सामानों का त्याग करना होगा। अर्थात विदेशी कपड़ों का त्याग ही भैया विदेशियों का नुकसान है। तो ये तो शामिल था, हमें बताना है नहीं शामिल था। सरकारी संस्थानों का बहिष्कार मेरे प्यारे भाई, इसमें जो सरकारी स्कूलें कॉलेजें थी, विधायी परिषदें थी, उनका बहिष्कार शामिल था। बिल्कुल था जी। उपाधियों का त्याग, भारतीयों को मेरे प्यारे भाई ब्रिटिश सरकार दी गई मानद उपाधियों और पदों को लौटाना था। बिल्कुल था। लेकिन हथियारों का प्रयोग इसमें नहीं था। हथियारों का प्रयोग नहीं था, क्योंकि यह आंदोलन मेरे प्यारे भाई आंदोलन का हिस्सा नहीं था। ये पूरी तरह एक शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध का प्रदर्शन था मेरे प्यारे भाई, जो चोरा चोरी हत्याकांड के कारण इसे वापस भी लेना पड़ा। तो यहां इसमें हथियारों का प्रयोग नहीं था मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पूरे भारत में शिकार और व्यापार के विरुद्ध अनुसूची वन स्तर का कानूनी संरक्षण दिया गया है मेरे प्यारे भाई? किसे दिया गया है? हिम तेंदुआ को भैया। यहां इन ऑप्शंस में से हिमालयी वनों के अंदर बर्फीली जो इलाके हैं ना, वहां ये पाया जाता है मेरे प्यारे जवान। नेक्स्ट है, संविधान सभा के शुरुआती सत्रों में इनमें से कौन सा नेता था जिन्होंने भैया हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने की पुरजोर वकालत की थी? कौन था मेरे प्यारे भाई? बी आर अम्बेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता थे मेरे प्यारे भाई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, देश के पहले कानून मंत्री थे मेरे प्यारे भाई। दूसरे हैं आर वी धुलकेकर या नेहरू जी या श्रीमती जी दुर्गाबाई। तो ध्यान रखना, संविधान सभा के शुरुआती सत्रों में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने की पुरजोर वकालत आर वी धुलकेर ने की थी। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट होगा। नेक्स्ट है भैया मिग 21 क्या है मेरे राजा? मिग 21, अभी ध्यान रखना, भारतीय वायुसेना में 62 वर्षों तक मेरे प्यारे भाई सेवाएं दी है इस विमान ने, और अभी सितंबर 2025 में इसे रिटायर्ड कर दिया है। ये मेरे प्यारे भाई एक लड़ाकू विमान था, अभी इसको रिटायर्ड कर दिया है हाल ही में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण है ये मेरे प्यारे भाई कब किया था? पहला परमाणु परीक्षण 1974 पोखरण राजस्थान में हुआ था ये भैया। कहां हुआ सर? पोखरण राजस्थान में, याद रखना है, पोखरण राजस्थान में। स्माइलिंग बुद्धा
कोड नेम था मेरे प्यारे भाई, दूसरा 1998 में हुआ था। अब आप लोग मुझे बताएंगे राजा 5 में से आपका स्कोर कितना हुआ, क्योंकि यहां टेक्निकल में आपके भैया 5 ही प्रश्न आते हैं। आगे आपके धमाकेदार मेरे प्यारे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के सेशन है, वो आपको लगाना है। बढ़िया तरीके से लगाओ मेरे प्यारे भाई डीएस गुरु के साथ, और एग्जाम की बढ़िया खतरनाक तैयारी करो। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे। आइए सर। जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, सभी का स्वागत। सुबह के शानदार इस मॉर्निंग वाले टेस्ट में आप सभी का स्वागत। और दोस्तों, हम एग्जाम के अब धीरे धीरे नजदीक बढ़ रहे हैं। 1 जून से आपके सभी ट्रेडों के जो है पेपर 1 जून से शुरू होंगे, और स्टार्टिंग में हो सकता है जीडी है, उसके बाद आपका तो बीच में से एक नंबर आएगा भाई। तो आज भी दोस्तों टेक्निकल का ही पेपर होगा। 2 दिन नर्सिंग, 2 दिन टेक्निकल, 2 दिन आपके कलर का। अब कल और परसों ये 2 दिन चलेंगे, आपके कलर के चलेंगे भाई। ओके, नमस्कार, सभी का स्वागत। आ जाओ भाई फटाफट। तो शुरुआत करें सवालों की। हमारे वही 15 सवाल आपके फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, 15 में से फिजिक्स में से 5-6 विद्युत धारा के सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे देखो, भिड़ते ही पहला सवाल विद्युत धारा का। ये क्या कह रहा है सवाल कि 12 ओम का प्रतिरोध 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 12 ओम मतलब आर आपको दे रखा है, 12 ओम, भी आपके पास 24 वोल्ट है। यदि मापी गई वास्तविक धारा, अगर रियल में धारा जो है मापी गई है, वो तो आपके 1.5 एम्पियर है। ओम के नियम से लागू करने पर गणना की गई धारा से कितनी भिन्न है। देखो सवाल क्या कह रहा है, मैं समझाता हूं। आपको प्रतिरोध वोल्टेज दे रखा है, ये कह रहा है कि आप यहां से ओम के नियम से पहले धारा निकालो, तो आई बराबर वी बट्टा आर होगा। 24/12 कितनी आएगी, 2 एम्पियर। ये तो ओम के नियम से आई धारा। अब ये कह रहा है कि मापी गई रियल में जो करंट है वो 1.5 एम्पियर है। तो इन दोनों में कितना अंतर है, तो 2 में से 1.5 माइनस कर लो, 0.5 एम्पियर का अंतर आएगा। तो पहला सवाल का उत्तर पहला होगा। जैसा सवाल कह रहा है वैसा आपको करते जाना है। नेक्स्ट, यदि किसी प्रतिरोधक के तार वोल्टेज को दुगुना करने पर धारा भी दुगुनी हो जाती है, तो प्रतिरोध क्या होगा, ठंडा होता है, वोल्टेज से स्वतंत्र, प्रतिरोध बदलता है, ओमिक चालक होगा। देखो आप जानते हो V बराबर IR होता है। ये कह रहा है वोल्टेज को दुगुना करते तो धारा भी दुगुनी हो जाती है, क्योंकि V समानुपाती क्या होता है, I होता है। जब वोल्टेज को दुगुना करने पर धारा अगर दुगुनी हो रही है, तो R यहां पर स्थिर है, और स्थिर प्रतिरोध हमेशा ओमीय चालक होता है, मतलब वो प्रतिरोधक एक चालक होगा, तो ओमीय चालक बोलेंगे उसको। ले जी, ये सवाल है कि पैराग्राफ है, देखो। लेकिन दोस्तों बहुत आसान सवाल है ये। जैसा कह रहा वैसा करो। 2 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, अगल बगल मतलब समांतर में जुड़े हैं। एक और तार जो उसी पदार्थ का बना है और जिसकी लंबाई इनमें से एक प्रतिरोधक के बराबर है, इसे समांतर संयोजन के साथ सीधी रेखा में मतलब सीरीज में जोड़ा है, तो संपूर्ण संयोजन का कुल रेजिस्टेंस क्या आएगा। दोस्तों देखो, 2 प्रतिरोधक है, जैसे मान लो ये इस तरीके से जुड़े हैं। ये 2 रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे। इनके साथ में एक तीसरा और जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है, और ये भी आर है। तो अब ये कह रहा है टोटल का आपको बताना है कितना आएगा।
चलो निकालते हैं फिर। पहले समांतर क्रम वाले, इन दोनों समांतर क्रम का सॉल्यूशन करते हैं हम। समांतर क्रम में कितने रेजिस्टेंस है? 2 है। तो चलो 1/R इक्वल टू R इक्वलेंट 1/R प्लस 1/R, तो ये आ जाएगा 2/R आ जाएगा। तो यहां उल्टा कर दो, R इक्वलेंट R/2 मतलब 1/2, 0.5R आ गया। अब आ जाओ श्रेणी क्रम में, ये तो समांतर क्रम में था, श्रेणी क्रम में निकालते हैं। भाई R/2 का मतलब 1/2R है, 1/2 का मतलब 0.5, ये तो आ गया इन दोनों का। अब समांतर क्रम में है, अब श्रेणी वाले का कर लेते हैं। R इक्वल टू R पैरेलल प्लस R, मतलब इन पैरेलल के साथ में जुड़ा हुआ है। R पैरेलल तो अभी हमने निकाला 0.R प्लस R, एक और आधा कितना होता है? 1.5R, ये उत्तर आ जाएगा। कितना आसान सवाल है, देखने में ऐसा लगा यार कितना बड़ा है। भाई दो समांतर में जुड़े तो दोनों का एक रेजिस्टेंस आ गया R/2, R/2 का मतलब 0.5R। फिर इनके साथ में एक तीसरा और जुड़ा है, वो श्रृंखला में जुड़ा है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो फिर ये आ गया 1.5R। घरेलू विद्युत उपकरणों में फ्यूज मुख्य रूप से किसके लिए लगाया जाता है? भाई अपन देखते हैं ना घरों के अंदर फ्यूज तार लगाया जाता है। आजकल तो देखो इसकी जगह एमसीबी बॉक्स आ गया, तो बताओ फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है? अधिक धारा प्रवाहित होने के लिए नहीं भाई, फ्यूज सुरक्षा के लिए लगाते हैं। सुरक्षा मतलब सेफ्टी के लिए। किससे सेफ्टी के लिए? उपकरणों को जलने से बचाने के लिए। उपकरणों को अति धारा से बचाने के लिए फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखो, जब किसी विद्युत उपकरण को स्थिर वोल्टेज स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसकी विद्युत शक्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है? तो भाई विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर V²/R। जब किसी विद्युत उपकरण, तो उपकरण कौन से क्रम में जुड़े रहते हैं? समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, और समांतर क्रम में विद्युत शक्ति का सूत्र है P बराबर V²/R। अब ये कह रहा है स्थिर वोल्टेज, वोल्टेज स्थिर है तो शक्ति का प्रतिरोध के साथ में रिलेशन बना 1/R, दुश्मनी वाला। प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर घटेगी, प्रतिरोध घटेगा तो पावर बढ़ेगी, ये रिलेशन होगा। तो देखो कहां लिखा हुआ है ऐसा, शक्ति प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, शक्ति प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। विद्युत शक्ति का सवाल है, कंटिन्यू देख लो। विद्युत धारा के 6, 7, 8, 9, 10, 5 सवाल आ गए। अब गुरुत्वाकर्षण का है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल न होता तो क्या होने की सबसे अधिक संभावना होती? अगर पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल गायब हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी के चारों ओर की हवा अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, पृथ्वी अधिक गति से घूमेगी। एक चीज ध्यान रखना, गति का गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना नहीं है। इसका सही जवाब होगा कि पृथ्वी के चारों ओर की हवा कहां चली जाएगी? अंतरिक्ष में, क्योंकि हवा जो है ना वो इस वायुमंडल में किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। यहां गुरुत्वाकर्षण है तभी तो यहां सजीवों का रहना पॉसिबल है दोस्तों। चलिए, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अपरिवर्तित रहता है भले ही उसमें क्या परिवर्तन हो? भाई दो पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती m1 m2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/R²। तो उनके बीच मौजूद पदार्थ या माध्यम, उनका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान पर तो दोस्तों ध्यान रखना है डिपेंड करता है, द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ता है, उनके अलग करती दूरी पर भी है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, स्थिरांक भी होता है दोस्तों, F बराबर Gm1 m2/R²। तो इन तीन पर तो देखो डिपेंड कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण, नेतांक, द्रव्यमान और इसके बीच की दूरी, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। उनके बीच मौजूद कोई माध्यम या पदार्थ उस पर डिपेंड नहीं करता।
मतलब आपको फॉर्मूला आता है ना तो सवाल का उत्तर भी आएगा। फॉर्मूला आपके पास ये है। तो देखो जी के ऊपर निर्भर करता है, एम पे भी करता है, आर पे भी करता है, माध्यम पदार्थ इस पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मापने पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। यदि इसी वस्तु को बृहस्पति ग्रह पर ले जाए तो वहां उसका द्रव्यमान कितना होगा। अब यहां हम चांद पे ले जाते हैं, ये बृहस्पति पे ले जा रहा है, कहीं पर भी ले जाओ ना, सतह बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलेगा, तो जितना है उतना ही रहेगा, 10 किलो का ही दोस्तों रहने वाला है। द्रव्यमान दोस्तों अपरिवर्तित राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान क्या है, अपरिवर्तित राशि है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक कण स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, निम्न में से कौन सा उसके वेग बनाम समय ग्राफ का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक वक्र रेखा, वक्र रेखा तो तब होगी जब दोस्तों असमान गति होगी, असमान गति। एक क्षैतिज रेखा, सीधी रेखा कब होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा कब, क्षैतिज तो तब होगी जब नियत होगा, और ये कह रहा है स्थिर ढलान वाली एक सीधी रेखा हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। एक कण स्थिर त्वरण के साथ सीधी रेखा आ रही है, एक रेखा में गति कर रहा है, तो उसको एक समान गति कहेंगे, उसके लिए हमेशा एक सीधी रेखा वाले ढलान वाला आएगा। ये मैंने पीछे के पेपर में भी बताया किस तरीके से आपको 2-3 ये ढलान याद रखने। एक कण 2 सेकंड में पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर मतलब ऐसे चल रहा है, 10 मीटर चला है और 2 सेकंड में चला, ठीक है जी। उसके बाद मान लो ये यहां ए से चल के बी पे पहुंच गया, फिर वह अगले 2 सेकंड में पश्चिम से, ये कहां से चल रहा है दोस्तों, पूर्व से, पूर्व से किधर चला, पश्चिम, जैसे वो कह रहा है वैसे चलाओ। बड़ा लॉजिकल सवाल दिया देखो, लेकिन हार्ड नहीं है दोस्तों ये। फिर अगले 2 सेकंड में पश्चिम से वापस यहां से चलता है और वही वापस 10 मीटर चलता है, और कितनी देर में, ये भी 2 सेकंड में। तो दोस्तों ये वापस वहीं आ जाता है जहां से चला था। तो आपको वेग निकालना है, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय होता है, विस्थापन बट्टे समय होता है, ये आपको ध्यान रखना है जी। चलिए दोस्तों, मॉर्निंग की चाय भी आ चुकी है। दोस्तों विस्थापन देखो, जहां से चला वही वापस आ गया, तो विस्थापन 0, समय 4 सेकंड टोटल, तो 0 आएगा, औसत वेग 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 10 गया 10 वापस आ गया, तो जहां से चला वहीं वापस आ जाए तो न्यूनतम दूरी 0 हो गई ना उसकी, विस्थापन 0, वेग 0 हो जाएगा। चलिए अगला, एक पिंड पूर्व दिशा की ओर गति कर रहा है, लेकिन उसकी गति घट रही है, तो त्वरण किस दिशा में कार्य करेगा, बताओ। कोई पिंड है मान लो, वैसे पूर्व की साइड जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे जा रहा है गति उसकी इंक्रीज हो रही है, गति घट रही है। तो त्वरण आपको पता है, जब कोई गति घटती है, जब वेग में कमी आए तो वो ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ये बात हमने पढ़ी है दोस्तों, जब वेग में कमी आती है तो ऋणात्मक त्वरण, इसको मंदन कहते हैं। तो दोस्तों ये वापस ऋणात्मक होगा, तो ये पश्चिम की साइड में त्वरण चलेगा, इधर चलेगा पश्चिम की साइड। भाई ऋणात्मक त्वरण होगा, गति में जब कमी होगी तो वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, नेगेटिव होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जब वो पूर्व में चल रहा है, गति कम हो रही है, तो त्वरण पश्चिम में काम कर रहा है। चलिए अगला सवाल देखो, हार्ड नहीं है, बस लॉजिकली सवाल है, एग्जाम्पल सेट कर करके सेट किए हैं, बाकी कॉन्सेप्ट अपना चेंज नहीं होगा। एक हॉकी पक, हॉकी पक होता है ना दोस्तों, ऐसे जो बर्फ के ऊपर चलते हैं, एक बार टकराने के बाद बर्फीली सतह पर लंबे समय तक फिसलती रहती है, इसका मुख्य कारण बताओ।
एक हॉकी पक एक बार टकराने के बाद बर्फीली सतह पर लंबे समय तक फिसलती रहती है। बर्फ एक बड़ा घर्षण बल उत्पन्न करती है। पक और बर्फ के बीच घर्षण बहुत कम है, ये सही है, क्योंकि बर्फ के ऊपर घर्षण बल बहुत कम लगता है, इसलिए तो हम फिसलते हैं। बर्फ की सिल्ली पर देखो, पैर रखते ही फिसल जाओगे, कोई भी वस्तु रखो वो फिसल जाती है, क्यों? क्योंकि घर्षण बल बर्फ पर कम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट गेंद और एक टेनिस गेंद को समान बल से धकेला जाता है। यदि देखा गया कि क्रिकेट की गेंद में गति कम है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिकेट गेंद में क्या होता है, बताओ भाई। आपको पता है क्रिकेट की जो गेंद है, इंटरनेशनल मैच होते हैं, इसमें ये भारी बॉल होती है, लेदर बॉल होती है ना, भारी, इसमें वजन होता है। टेनिस बॉल ये क्या होती है, हल्की होती है। अब ये कह रहा है कि समान बल से दोनों पे फोर्स सेम लगा रहे हैं, तो ये बॉल धीरे क्यों जा रही है? क्योंकि दोस्तों अधिक द्रव्यमान के कारण इसका जड़त्व भी अधिक होगा। अब देखो, जड़त्व का क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में बना लिया तो हार्ड नहीं है सवाल, सवाल को सेट किया गया है। चलिए आगे। 30 न्यूटन का बल एक चिकने फर्श पर एक क्रेट को 6 मीटर तक धकेलता है, तो किया गया कार्य बताओ। सीधा सूत्र रखो, उत्तर आ जाएगा दोस्तों। देखो कैसे। 30 न्यूटन का बल, आपको एफ दे रखा है कितना, 30 न्यूटन, और 6 मीटर तक धकेल देता है, 6 मीटर तक। कार्य निकालना है, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी होता है, तो 30 गुणा 6 यानी कि 180 कार्य का मात्रक जूल, तो 180 जूल। बस सीधा सूत्र में वैल्यू रखो, मान आपके सामने तुरंत रहेगा। एक भी ऐसा सवाल अब तक नहीं आया कि जो हमें हार्ड लगे, लेकिन इतना ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण का, एक आपके इसका विद्युत धारा का, और गति के नियमित जड़त्व का, ये 3-4 फिक्स है दोस्तों, इनको अच्छे से तैयार करो। 2 केजी भार की एक गेंद को जमीन से 5 मीटर ऊपर तक प्लेटफॉर्म तक उठाया जाता है। यदि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी इतना है, तो ऊंचाई गेंद पर गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अब ये तो दोस्तों डायरेक्ट सूत्रों से होने वाले, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये डायरेक्ट फॉर्मूलों से होने वाले क्वेश्चंस है। देखो कैसे। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पीई एम जी एच होता है। एम कितना दे रखा है, 2, जी आपको दे रखा है 10, हाइट आपको 5 दे रखा है, तो 10 इंटू 10 ये 100 जूल आ जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सूत्र में वैल्यू रखा है, जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दिया है वो सूत्र में रखते ही उत्तर आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा हार्ड नहीं है, अच्छे से पढ़ के दो। अब ये तो थे 15 सवाल आपके किसके, फिजिक्स के। अब अपन 10 सवाल बात करेंगे केमिस्ट्री के भी, देखते हैं। 5 कार्बन परमाणु वाली सीधी श्रृंखला वाली एल्केन को क्या कहा जाता है? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 1 है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे बताओ? मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट। एल्केन है तो अनुलग्न क्या आएगा लास्ट में, एन, तो पेंट प्लस एन क्या होगा, पेंटेन। तो 5 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला वाले, मौखिक भी कर दो ना, 5 कार्बन का मतलब, 5 का मतलब पेंट, पेंट किसी में नहीं है तो आप तो आंख बंद करके उत्तर डी लगा देना, क्योंकि पेंट बाकी किसी में दे नहीं रखा है। ब्यूटेन में कितने सह संयोजक बंद होते हैं? ब्यूटेन का देखो, हाइड्रोकार्बन में ये सवाल पूछा है, तो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10। तो पहले ना इसको उसमें बॉन्ड टाइप में लिखो, कार्बन कितने, 4, 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूटेन है, देखो एल्केन श्रेणी है, लास्ट में एन जुड़ा हुआ है तो एल्केन, सब में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए, ये लो जी। अब वैलेंसी 4 करो, 1
ये हाइड्रोजन 3, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन की संयोजकता 4 बनानी है। अब प्रत्येक के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हाइड्रोजन आ गए। अब सहसंयोजक बंध काउंट कर लो जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बंध आ रहे हैं दोस्तों, सारे टोटल बंद। कार्बन कार्बन के बीच में बंद और कार्बन हाइड्रोजन के बंद के बीच, हाइड्रोजन के बीच बंद कितने हैं वो सब जोड़ लो, टोटल 13 सहसंयोजक बंद बन रहे हैं। कार्बन तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुणधर्म व्यापक रूप से भिन्न हो उनको क्या कहा जाता है। अभी ये परिभाषा पूछा है। आइसोटोप समस्थानिक, इसमें तो होता है प्रोटॉन समान हो या परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो तो उसको समस्थानिक कहेंगे। तो ये तो होगा नहीं, ये कह रहा है कि भौतिक गुण के जिनके अलग हो, तो भौतिक गुण अलग होते हैं उनको एलोट्रोप कहा जाता है। एलोट्रोप का मतलब अपर रूप कहा जाता है। और ये साफ साफ खुद भी कह रहा है कार्बन प्रकृति में विभिन्न रूप में पाया जाता है। तो कार्बन के अपर रूप हम पढ़ते हैं, अपर रूप वो होता है जिनमें भौतिक गुण अलग होते हैं, रासायनिक गुण सेम होते हैं, उसको अपर रूप कहा जाता है। ओके, चलिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है बताओ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये आपको उत्तर देना है जी। तो चलो बनाओ देखे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलकर 2H2O, और ये क्या है, जल बनाता है। सीधा सा है, पानी बनेगा। भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन परोक्साइड मत करना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किया करके हमेशा जल ही बनाएगा। ओके, एक बार लाइक ठोको देखें जिनके सही जा रहे हैं अब तक। तो इतना हार्ड नहीं आ रहा है, आप टेक्निकल में, इसलिए तो टेक्निकल के अंदर 40+ स्कोर बन रहा है सबका। क्यों, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। सफेद सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य की रोशनी में धूसर हो जाता है, ये किसका एक उदाहरण है। संयोजन, दोहरा विस्थापन, अपघटन या विस्थापन। सफेद सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड होता है Ag2Br, सूर्य की रोशनी में धूसर हो जाता है तो ये देखो Ag+Br2 बनता है। तो A टूटकर B+C बना रहा है, एक जना टूटेगा, दो से ज्यादा बनेगा, इसको दोस्तों कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। याद करो अपघटन में हम ऐसे ही पढ़ते हैं, इसका फॉर्मेट होता है A से B+ क्या बनता है, C होता है। और एक हमने पीछे किया था उसमें उल्टा पूछा था कि किसकी उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड का रंग धूसर हो जाता है, तो वहां हमने उत्तर दिया था सूर्य की रोशनी के अंदर ऐसा हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील होती है, सबसे कम क्रिया करने वाली धातु कौन सी बताओ। तो यहां देखो ऑप्शन क्या क्या है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो दोस्तों सीधा सा उत्तर है सोना। क्यों, क्योंकि सोना को दोस्तों याद करो हम स्वतंत्र धातु बोलते हैं, फ्रीडम मेटल बोलते हैं। सोने का संसारण नहीं होता है या इस पे जंग नहीं लगता है। सोने पर क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता है, इसलिए ये स्वतंत्र धातु है, तो सबसे कम क्रियाशील है ये। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार है। भाई नॉन मेटल में सबसे ज्यादा चमकदार कौन है बताओ। ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर। सल्फर याद करो दोस्तों तांबे का शत्रु तत्व है, तांबे का शत्रु तत्व जो होता है वो आपके कौन होता है, वो सल्फर होता है।
सबसे चमकीली जो अधातु है वो आपके आयोडीन है, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु वो आपके ब्रोमीन होती है, ध्यान रखना। विभिन्न गतियों से गतिमान परतों के बीच आंतरिक घर्षण के कारण किसी द्रव के प्रवाह के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? देखो फिजिक्स का बीच में वो डाल दिया, कई बार केमिस्ट्री के सवाल की कटौती कर लेता है भैया। यहां पर देखो क्या डाल दिया, प्रतिरोध का क्वेश्चन। तो बताओ क्या होगा। तो आपको ऊपर वाली लाइन से कोई मतलब नहीं, नीचे देखो, द्रव के प्रवाह के प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है जी विरोध। तो द्रव के प्रवाह का प्रतिरोध मतलब जो द्रव बह रहा है उसका विरोध करने वाला फैक्टर कौन सा है? तो वो दोस्तों है आपके श्यानता। द्रव के बहने का विरोध करने वाला कौन होता है? श्यानता होता है। और श्यानता का इसका व्युत्क्रम, श्यानता का उल्टा क्रम क्या कहलाता है? तरलता। ये भी आपके टेक्निकल स्पेशल में पूछा जा चुका है। श्यानता का विपरीत क्या कहलाता है? विपरीत क्रम तरलता कहलाता है। गैसीय पदार्थों के अणुओं की यादृच्छ गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनियन गति, रेखीय गति, वृत्तीय या घूर्णीय गति? भाई यादृच्छ गति याद करो, 2D होती है, जिगजैग होती है। जिगजैग का मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी होती है। ऐसी गति जो जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको हम बोलते हैं, और टेढ़ी मेढ़ी होने वाली गति को ही हम ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं। रेखीय गति तो सीधी रेखा में होगी। वर्ती गति एक पिंड के दूसरा पिंड चक्कर लगाएगा। घूर्णन गति एक ही पिंड अपने अक्ष पर घूमेगा, तो वो घूर्णन गति में आएगा। लो जी अंतिम सवाल, घुलनशीलता या सोल्यूबल क्या होता है? विलेय के प्रति लीटर विलायक की मात्रा। भाई आप खुद सोचो, जब दो चीजों को घोलेंगे तो ज्यादा वाले में कम वाला डालते कि कम वाले में ज्यादा वाला? तो सीधा सा क्लियर है कि कम वाले को ज्यादा वाले में डालते हैं। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा फिर? बताइए फटाफट, क्या सही जवाब बैठेगा? तो विलेय के प्रति लीटर विलायक की मात्रा ग्राम में। तो विलायक, विलेय के प्रति ग्राम विलायक की मात्रा लीटर में, विलायक के प्रति लीटर विलेय की मात्रा ग्राम में। तो विलायक प्रति लीटर होगा, विलेय की मात्रा किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। बताओ इसका सही जवाब क्या हो सकता है? आने दीजिए फटाफट। तो विलायक के प्रति लीटर में विलेय की मात्रा ग्राम में लेंगे हम। सी वाला ऑप्शन राइट होगा। विलायक के प्रति लीटर में, विलायक के प्रति लीटर में विलेय की मात्रा ग्राम में लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज्यादा है, लीटर ज्यादा होगा, ग्राम कम होगा। अब बताओ टोटल अपने 15 और 10 25 में से आपका क्या स्कोर हुआ है? उम्मीद है सबने अच्छा स्कोर किया होगा। और टेस्ट पूरा लगाओ ईमानदारी के साथ, ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, आराम से इसको कवर कर लोगे आप लोग। अब कल और परसों आपके 2 दिन चलेंगे इसी टाइम क्लर्क के पेपर, ओके। फिर वापस से मंडे से 2 दिन नर्सिंग, 2 दिन फिर टेक्निकल, फिर आपके क्लर्क। जय हिंद, जय भारत। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप बड़े अच्छे, बेहतरीन, ज़बरदस्त होंगे। यस मेरे प्यारे भाई, माँ भारती के सभी वीर जवानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं आज का टेक्निकल का पेपर। लीजिए पहला सवाल आपके सामने। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाओ मेरे भाई।
एक दुकानदार अपनी दैनिक कमाई की गणना निम्न फॉर्मूले से करता है। कुल कमाई कितनी है सर? सर 500 प्लस 2 गुणा छोटा ब्रैकेट 150 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 20 प्लस 10। ये मेरे पास क्वेश्चन है सर। इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताओ फटाफट से। यस, सभी को राधे राधे। आ जाओ भैया, फटाफट से आंसर आने दो। क्या रहेगा आंसर? देखते हैं दोस्तों। हिमांशु भाई शाबाश, विनीत बसोर भाई शाबाश, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, राधे राधे। हाँ जी, तो 20 में 10 जोड़ेंगे कितना रहेगा? 30 माइनस 150, ये 120 रहा, गुणा 2 प्लस 500। तो दोस्तों यहाँ से 500 प्लस 240, ये दोस्त 740 होगा। गलत गलत गलत। राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। ठीक है दोस्तों, यस सर। आज अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक स्कूल प्रबंधन ने एक वर्गाकार उद्यान बनाने का निर्णय लिया। एक वर्गाकार उद्यान बनाने का निर्णय लिया। ठीक है जी, हाँ। उनके पास पौधे खरीदने के लिए 10,000 रुपए है। जो कुल बजट है आपका वो कितना है सर? 10,000 का। प्रत्येक पौधे की कीमत 12 है। दर जो है ना वो कितना है? 12 रुपए। तो पौधों की संख्या आ जाएगी यहां से 10,000 बटा 12। वे पौधों की पंक्तियां और स्तंभों, ध्यान रखना ये स्तंभों, पौधे की पंक्तियां और स्तंभों में इस प्रकार की योजना बना रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या, ये जो आपके पास पंक्तियां है ना, इनकी संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। अगर ये x है तो ये भी क्या है? x। यानी कुल पौधे जो होंगे आपके पास, कुल पौधे वो मेरे भाई एक्स स्क्वायर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक्स स्क्वायर। इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन, इट इज ट्रिमेंडियस क्वेश्चन। ठीक है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर, जिससे एक पूर्ण वर्गाकार ग्रिड बन जाए। ठीक है, बन गया। यदि इस पूर्ण वर्गाकार व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए उन्हें अतिरिक्त पौधे खरीदने के लिए न्यूनतम अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़े तो कुल कितने पौधे होंगे? कुछ वो पैसे देने के लिए तैयार हैं कि वो अतिरिक्त पे करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर का मान इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि दोस्तों आपके पास वर्गाकार ग्रिड बननी है। तो 12 का भाग देंगे यहाँ पे, 12 आटे 96, 40, 12 तिया 36, फिर 40.33। सर 833 किसी का स्क्वायर नहीं होता, कम तो ले नहीं सकते पौधे। पौधों की संख्या वर्गाकार होनी चाहिए, वर्ग के रूप में होनी चाहिए। तो 833 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या मेरे भाई 841 होती है, जो कि 29 का स्क्वायर होती है। यानी मेरे प्यारे बच्चों 833 के बाद जो आंकड़ा है पूर्ण वर्ग का वो क्या है? 841। यानी पौधों की संख्या 841 होगी, 833 नहीं होगी। ठीक है, 833 तो केवल और केवल वो संख्या है जो 10,000 का बजट हो तो मेरे भाई कितने पौधे लगे। अब ये कह रहा है कि हम लोग जो है तैयार हैं अतिरिक्त पैसा देने के लिए। यदि पूर्ण वर्गाकार व्यवस्था प्राप्त करना है, उद्देश्य क्या है? पूर्ण वर्गाकार व्यवस्था प्राप्त करनी, तो अतिरिक्त पौधे खरीदने के लिए न्यूनतम अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़े तो उद्यान में कुल कितने पौधे होंगे? तैयार बैठे हैं वो? 841 पौधे होंगे सर। चलिए अगला, 25% मूल्य वृद्धि के बाद एक जोड़ी जूतों की कीमत अब 2500 है, तो जूतों की मूल कीमत क्या है? सर एक्स है, मान लो कोई चीज 100 की थी सर, अगर 25% बढ़ाया तो सर जी 125% किसके बराबर है? 2500 के। 1% का मान क्या रहा? 2500
बटा 125। हमको क्या चाहिए सर? मूल कीमत यानी 100% का मान। बताइए सर। यस, इट इज ट्रिमेंडियस क्वेश्चन। ये WMP के लिए तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये आर्मी टेक्निकल वाले बच्चों के लिए है। 2500 बटा 125 गुणा 100। तो मेरे भाई यहां से आपके पास 25 के पाड़े से 4 बार, 5 बार, 5 का भाग देंगे, ये 500 आया, गुणा 4 करेंगे, 5 चौक 20, कितना रहेगा? 2000। गलत गलत गलत, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी फॉर। यस सर। आगे बढ़े। हाँ, रमन ने मासिक वेतन में 20% की वृद्धि हुई। वृद्धि के बाद पहले वेतन में 20% बढ़ा, फिर वह अपने नए वेतन का 10% दान कर देता है, वेरी गुड, और शेष राशि का 15% आयकर के रूप में दे देता है, वो 15% और दे देता है। उसके पास अंत में कितना बचा? 39,015। फिर भी इतना रुपए तो बचा है सर। तो दोस्तों ऐसा है कि यहां से आपने माना कि आपके पास कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम x है, पहले उसकी 20% बढ़ी 120 बटा 100, फिर 10% घटी 90 बटा 100, फिर मेरे भाई 15% घटी 85/100 बराबर 39,015। अब गेम कैलकुलेशन का लाडले, यहां से ये 2 0 से 2 0, टाटा बाय बाय। 5 के पाड़े से सर ये गया आपके पास 17 बार, ये गया आपके पास 20 बार, फिर 4 के पाड़े से सर ये गया 3 बार, और ये गया 5 बार। बोलो यस सर, बात सेट है। तो x बराबर 39015 गुणा 5 गुणा 100, 500। ठीक है जी। और बटे में आपके पास 3 गुणा 9 गुणा 17। तो ये कैलकुलेशन का पोर्शन है, देखिएगा। 17 का पहाड़ा सीधा सीधा इसमें भाग दीजिए। 17 दूना 34, 17 दूना 34, है ना। पीछे कितना रहेगा? 16, 165, 17 नम 153, पीछे 6 और 5, 5 बार गया। ठीक है, फिर 9 के पाड़े से काट दीजिए। तो 9 के पाड़े से काटेंगे तो 9 दूनी 18, पीछे 4 और 9, 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, फिर 3 के पाड़े से काट दीजिए सर। 8 तिया 24, 3 पंजे 15। अभी 85 का गुणा 5 से करो लाला और गुणा 100 करना है। 25 का 5, 2 कैरी फॉरवर्ड, 425, पीछे 2 0, 42,500। कैलकुलेशन का पॉइंट है, कैलकुलेशन करोगे थोड़ी सी सॉलिड तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, हाँ, टेक्निकल वाले बच्चे हो, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। एक कार 3 घंटे 180 की स्पीड से जाती है, इसी गति से चलते वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 180 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में तय करती है। जो यहाँ पे चाल आएगी ना सर, इस चाल से आपको कितना घंटे जाना है सर? 5 घंटे। तो लगने वाली दूरी क्या है ये बताना। बताइए मेरे भाई, जल्दी से आंसर आने दो। तो सर दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ पे चाल आई 60, 60 का गुणा 5 से करेंगे, कितना आएगा? 300 किलोमीटर। अगला, रोहित और सानिया की मासिक आय, टोटल इनकम जो है, वो आपके पास 4 अनुपात कितनी है लाडले? 3 है। मासिक व्यय जो खर्चा है ना सर, वो कितना है सर? 3 अनुपात 2। फिर कहा गया दोनों हर माह 6,000 रुपये बचाते हैं। बचत कितने की करते हैं दोनों?
6,000 की ये भी करता है, 6,000 की ये भी करता है। तो रोहित की मासिक आय कितनी है बताइए सर। तो मेरे भाई यहाँ पे वज्र गुणा अप्लाई करना है। ये अगर आपके पास ऐसा सवाल आए तो आप यहाँ पे इस 4 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 3 से, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 में से 8 घटाए कितना रहा 1, फिर 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, सर 18,000 में से 12,000 घटाया कितना रहा आपके पास 6,000। तो एक रेशियो का मान कितना है, 1 रेशियो का वैल्यू कितना है सर, 1 रेशियो का वैल्यू कितना है सर 6,000 है। हमसे कहा रोहित की मासिक आय, जो रोहित है ना सर, रोहित की आय जो है ना लड़ले, वो 4 रेशियो थी, 6,000 गुणा 4 आपके पास 24,000 रहेगा। ठीक है, कंफर्म क्लियर है सर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ठीक है जी, अगला सवाल, यदि 30 आदमी किसी इमारत को 25 दिन में रंग सकते हैं तो स्थिर कार्य कुशलता मानते हुए इसी इमारत को 50 दिनों में रंगने के लिए कितने कम आदमियों की आवश्यकता होगी। M1 D1 बराबर M2 D2। 30 आदमी एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। स्थिर कार्य कुशलता मानते हुए इसी इमारत को 50 दिन में रंगने के लिए कितने कम आवश्यकता, मान लेते हैं x आदमी चाहिए, तो x बराबर 30 इंटू 25 बटा 50। मेरे भाई यहां से 25 दूना 50 भाग देंगे 15 आएगा, यानी आपको कुल 15 आदमी चाहिए। अब ये कितने कम आदमी है बताओ, कितने कम आदमी है, पहले 30 थे, पहले 30, अब कितना है सर, पहले 30 आदमी थे, अब कितने आदमी चाहिए 15, यानी बहुत बढ़िया किस्मत है तुम्हारे। कितने कम आदमी चाहिए, कम कितने है सर 15 कम है सर। ठीक है, हाँ चलो बढ़िया सवाल। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9, यदि संख्या में से 27 घटा दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं सर। बेटा ऐसा है, इसमें से 27 घटाओगे ना, उल्टने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ पे भी घटाओगे नहीं होगा, यहाँ पे भी, ये आंसर होगा। कैसे कि 63 में आपने 6 + 3 करा कितना रहा 9, अभी 63 में आपने 27 घटाया सर, आपके पास आया 36। देखो ये 63 था, इसके अंक उल्टेंगे तो ये 3 और ये 6 आपस में एक दूसरे के इंटरचेंज वे नहीं वे, 100% हो गया सर। पॉइंट समझने की जरूरत है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, उसमें से अगर 27 घटाएं तो अंक उलट जाते हैं, तो मेरे भाई उसका राइट आंसर आएगा 63। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा AB है ना, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये वर्त की जीवा है AB, क्या है सर AB, वर्त की जीवा ये मान लेते हैं AB। ठीक है, ये हमारे पास AB है, केंद्र पर समकोण बनाती है, ये यहाँ पे O जो है ना, इस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है लाडले, यहाँ पे आपके पास त्रिज्या जो है ना वो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो जीवा द्वारा काटे गए लघु रेखाखंड का क्षेत्रफल, ये वाला जो रेखाखंड है ना सर, इसका आपको एरिया चाहिए सर। तो देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अगर आपको जब आपके पास थीटा दे रखा है 90 डिग्री है ना, तो πr² थीटा बटा 360, ये इस पूरे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हुआ। क्या हुआ, πr² थीटा बटा 360 पूरे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा है ना, याद है फॉर्मूले या भूल जाते हो आप लोग, फॉर्मूले याद हैं
कि भूल गए, जीवन में बताया नहीं किसी ने मास्टर साहब, हमने कभी जीवन में पढ़े ही नहीं सर। याद तो कहाँ से होंगे सर, हमने कभी पढ़े ही नहीं है सर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास त्रिभुज का। अब इससे क्या आएगा, इससे ये वाला एरिया आ जाएगा आपके पास। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है ना, वो निकालने का फॉर्मूला ये है। इसे लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो देखिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो भैया यहाँ से पाई आर स्क्वायर, पाई को मत छेड़िए क्योंकि यहाँ पे छेड़ा भी नहीं है। पाई आर स्क्वायर का मतलब आर का मान 10, 10 का स्क्वायर 100 गुणा थीटा 90/360। तो भैया यहाँ से 90 चौक 36 भाग देंगे सर, 25 पाई आएगा, कंफर्म है सर। 25 पाई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इन दोनों में है। वेरी नाइस सर। फिर माइनस का साइन, माइनस का साइन। 1/2 आर स्क्वायर का मतलब हुआ 100 साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है सर, 2 का भाग देंगे 50 आएगा बस। 25 पाई 50, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल रहा। इट इज वेरी ट्रिमेंडियस क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगर केवल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे तो मेरे भाई ये पूरा त्रिज्य खंड जो है ना, अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो आपको ध्यान रखना है इस पूरे त्रिज्य खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लेकिन अगर लघु त्रिज्य खंड का पूछे तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आपने घटाना है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों। पेपर आपको कई सारी अकल दे रहा है, आर्मी टेक्निकल का पेपर है, ये आपको रियलाइज करा रहा है कि इतने आसान सवाल नहीं आएंगे। हाँ, सवाल आएंगे लेकिन इतने आसान नहीं आएंगे। हाँ, ABCD एक चतुर्भुज है सर, समांतर चतुर्भुज A B C और D, ठीक है। विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं सर। वेरी गुड। DAO एंगल DAO ये हमारे पास 35 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हमारे को AB और O ये हमारे पास 25 डिग्री दे रखा है। अब हमें DOC पूछा है सर जी। क्या पूछा है? DOC। चलो बढ़िया है मेरे भाई, मेरे प्यारे शेर। एक बात यहाँ पे मुझे जो है बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, और वो ये है दोस्त कि अगर ये 35 है तो ये कितना रहेगा सर? 35 एकांतर अंतःखंड कोण। ये 25 है तो सर ये कितना रहेगा? 25। मेरे भाई ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो DAO है ना, यहाँ ये एरर है सर। ये आपके पास होना चाहिए था एंगल ध्यान रखना, यहाँ पे ये होना चाहिए था OAB, वो 35 डिग्री है, तब जाके सवाल सेट होता। ये थोड़ी सी एरर है यहाँ पे कि अगर ये 35 होगा ना बाबू, OAB, अगर ये 35 होगा तो 35, तो ये मेरे भाई 35 रहा। अब यहां से आपके पास इन तीनों का एंगल, ये और ये, इन तीनों कोणों का योग 180 होगा, है ना। 25 प्लस 35 प्लस एंगल O, ये कितना होना चाहिए? 180। तो 180 माइनस 60 करेंगे सर, ये हमारे पास 120 आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा। यहाँ पे DAO जो है ना, ये लाइन गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर, सरासर गलत है। समझ रहे हो? हाँ,
ओ ए बी आपके पास 35 है। चलिए अगला सवाल। एक कारपेंटर की दुकान, ये लिख दो, एक कारपेंटर जो कलर करता है ना उसका, कि दुकान का 4 दिनों में 1200, 1500, 1000 और 1300 की पेंटिंग बेची। प्रतिदिन पेंटिंग जो बेचता है उसका औसत विक्रय मूल्य बताओ। सर 1200 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 1300 बटा कितना करेंगे 4, औसत तो यही होता है सर। मेरे प्यारे भाई, इसके लिए सुरेंद्र गोदारा जी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करिए। 12, 15, 27 और 13, 40 और 10, 50, 5000 बटा 4 करेंगे सर, 1250 आएगा। गलत गलत गलत, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यस सर। बी कैसे होगा भाई? तुम थोड़ी कैलकुलेशन तो सही करो यार, हमारी कैलकुलेशन गलत है, हमारी कैलकुलेशन गलत है सर, थोड़ी कैलकुलेशन को सही करिए, है ना। 1250 रहेगा सर। अगला, एक दुकानदार 15 शर्ट पर 10%। ध्यान रखना, इस प्रकार से ये भारांक वाला सवाल है। मैंने आपको भारांक का औसत निकालना सिखाया था, एक क्लास थी मेरे हिसाब से नर्सिंग का, उसमें मैंने बताया था। ओके, 15 सेट 10% लाभ पर और 25 शर्ट 20% लाभ पर, ये भारांक है, ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा। यदि सभी शर्ट की लागत 400 है तो बची गई शर्ट पर औसत लाभ, तो ये औसत लाभ नहीं, औसत भारांक का सवाल है। औसत लाभ परसेंट पूछा जा रहा है, देखो तो औसत भारांक प्रतिशत अगर आपसे पूछे तो बेटा कुल भारांक बटा इनका योग बटा संख्या, भारांक की संख्या। बहुत तगड़ा सवाल आता है आपसे, एग्जामिनर इतना लेवल से सवाल पूछता है ना सर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत अच्छे से सवाल एग्जामिनर पूछता है, बहुत बढ़िया सवाल तरीके से पूछता है सर। यहाँ पे संख्या लिख दो सर। तो 15 शर्ट पर 10% लाभ, तो 15 गुणा 10 प्लस 25 शर्ट पर 20% लाभ, 25 इंटू 20। संख्या कितनी है सर? 15 शर्ट और 25, 15 प्लस 25। बस ये इतना ही करना है सर, थोड़ा पैटर्न है, उसे ध्यान से दिलो दिमाग में। नहीं, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा बस। 15 इंटू 10 150 प्लस 300 बटा 40। सर ये हमारे पास 450 बटा 40। 250 आएगा ना, ये 250, 500 रहा ये, 500 500 प्लस 150 650, 650 बटा 40, 0 0 कट गया। 4 के पाड़े से काटोगे यहाँ पे ये आपके पास 16 चौक 64 रहता है, 16.25% रहेगा। गलत गलत गलत, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। बी राइट रहेगा मेरे भाई। नंकित बेटा वेल ट्राई, योर नाइस ट्राई, बट 16.25 आंसर रहेगा। अगला, हरीश ने 15,000 रुपए की एक सावधि जमा खातों में जमा कराई, उस पर 4500 रुपए ब्याज मिला। यदि दर 6% है तो कितने वर्षों के लिए राशि जमा की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आने दीजिए, समय निकालना है मेरे भाई। तो समय बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू दर, यानी आपके पास 4500 इंटू 100 बटा मूलधन आपके पास 15,000 और गुणा आपके पास 6 था। तो मेरे भाई यहां से 3 0 से 3 0 गया, 15 तिया 45, 30 में 6 का भाग दोगे 5% आएगा। यानी ये गलत, ये गलत, ये गलत, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 6, 9 और 12 का भाग दिया जाए
प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। शेषफल कितना बचना चाहिए सर? 6 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। अब इनमें छोटी संख्या 39 है, 39 में 6 का भाग दो सर, पीछे 3 बचा। अब 39 में 9 का भाग दो, फिर 3 बचा। 39 में 12 का भाग दो, आपके पास 3 बचा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 39। हाँ ठीक है। हाँ, ये जीडी की क्लास नहीं है दोस्त, ये टेक्निकल की क्लास है। अगला सवाल, निम्न में कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? भाई 6 की भाजकता, किसकी भाजकता लाडले? 6 की। 6 की भाजकता जिसे नहीं पता होनी चाहिए कि सर 6 के टुकड़े 2 या 6 होता है, जिसमें 2 का भाग जाए, यानी अंत में सम संख्या हो, अंत में 0 2 4 6 8, यानी ये गलत है सर, ये गलत है। और एंड 3 की भाजकता कहती है कि जिनके योग में 3 का भाग जाता है। 5 और 2 में 7 में 3 का भाग नहीं जाता। 4 6 10 और 8 18 में 3 का भाग जाता है, यानी 6 का भाग जाएगा। अगला सवाल हैवी, HEAVY, इसे आपने FCYTW लिखा। मुझसे क्वेश्चन में कहा गया कि सॉलिड को क्या लिखेंगे सर? 8 6 5 3, सर ये 1 पर भी होता है एंड 27 पर भी होता है। ये 25 22 20 और 25 23, सर यहां पे हर एक में आप इंडिविजुअल -2 कर रहे हैं, सब में क्या कर रहे हैं? -2। राम राम मेरे भाई शिवानी जी, हाँ मेरे प्यारे बच्चे शिवानी, राम राम। हमसे क्वेश्चन में कहा गया SOLID, सॉलिड के लिए क्या लिखेंगे? व्हाट इज द कोड फॉर सॉलिड? सर 19 में से 2 घटाएंगे 17, 17 पे क्या रहता है? Q। 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 पे रहेगा M। 12 में से 2 घटाएंगे सर 10, 10 पे रहेगा J। 9 में 2 घटाएंगे 7, 7 पे रहेगा Z। 4 में 2 घटाएंगे सर हमारे पास रहेगा 2, हमारे पास राइट आंसर रहेगा B। QMJGB, राइट। ये गलत, ये गलत, ये गलत। हाँ जी, 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर। पहले 10 तत्वों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो शुरुआत के 10 एलिमेंट है ना, इसको आपने उल्टा लिखा। अब कहा बाएं छोर से 10वां, बाएं से 18वां और उसके बाएं 7वां। अगर बाएं से 18वां काउंट करोगे, इधर मान लो 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आया। बाएं से 18वां आया ये। बाएं से 18वें तत्व के बाएं, अगर 18वें के बाएं चलना है, वापस इधर चलना है। 7वां कौन सा तत्व है? तो मेरे भाई 18वें के 7वां 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 पे कौन है? लाडली L है। इनकी जरूरत ही नहीं है कि इनको उल्टा करो आप, हैं? थोड़ा कभी कभी जीवन में मेरे भाई सोचना शुरू करो लाइफ में। आसान सवाल है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है यहाँ पे। 50 व्यक्तियों की पंक्ति में X बाएं से 35वां है। पहली बात तो आप क्वेश्चन की जो ये फर्स्ट लाइन है ना, जो ये क्वेश्चन की पहली लाइन है ना, ये बहुत कुछ देती है आपको। क्या? कि सर कुल 50 व्यक्ति है। सर कुल कितने व्यक्ति है? 50। समझ रहे हो? कुल आपके पास 50 व्यक्ति हैं सर। X का स्थान इधर से कौन सा है सर? 35वां है। अगर X का स्थान इधर से 35वां है तो इधर से कितना रहा X? इधर से आपके पास 35 माइनस 50 माइनस 35 प्लस 1, यानी ये 15 प्लस 1 सर 16वां इधर से स्थान उसका। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, Y दाएं से 25वें स्थान पर है। Y दाएं से कौन से स्थान पर है? 25वें। यानी मेरे भाई Y जो है ना, वो यहां से यहां पे आ रहा है। Y यहां पे आया। इसका स्थान इधर से कौन सा है? 25वां है सर। इधर से इसका स्थान कौन सा है सर? 25वां।
तो यहां से कौन सा स्थान होगा? अब आप एक सिंपल सी बात समझो कि सर यहाँ पे ये इसका जो x था, इसका स्थान इधर से कौन सा है सर? 16वां है। इधर से इसका स्थान कौन सा है? 25वां। इन दोनों के बीच में व्यक्ति कितने आ रहे हैं सर? 16 और 25 के बीच में व्यक्ति कितने आ रहे हैं सर? 9 व्यक्ति आ रहे हैं, है ना? अच्छा, अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो सीधी सी बात कि x का स्थान बाएं से 35वां है। लीजिए x यहां पे मान लो, बाएं से 35वां, बाएं से 35वां, ठीक है। और y का स्थान दाएं से 25वां इस प्रकार से है। ये y यहां पे है सर, दाएं से 25वां। अच्छा ठीक है, अब मेरे भाई इसका स्थान इधर से कौन सा रहा? तो आपने कहा 50 माइनस 25 प्लस 1, सर 15 प्लस 1, ये रहा सर 16। कितना रहा सर? 16। अब आपने कहा सर एक व्यक्ति इधर से 16वें स्थान पर है, यहां से इसका स्थान 35वां है, तो दोनों के बीच में कितने का वृद्धि हुआ? तो सर आप कहेंगे 35 में से 16 घटाओ और माइनस 1 कर दो लास्ट में। तो 35 में से 16 घटाया, अबे 26 रहेगा ना ये, 26 रहेगा ना। 50 माइनस 25 प्लस 1, 26। तो 35 में से 26 घटाया प्लस 1 कर दिया, तो मेरे भाई यहाँ पे आपके पास 9 प्लस 1 कितना रहा लाडले? 10। कितना रहा भैया? 10 रहा, है ना? -1 करना था सेट, यहाँ पे फिर गलत कर दिया, -1। 9 माइनस 1 करेंगे 8। मैं वही कह रहा हूँ, 8 आंसर आना था। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं सर x 35वां है, ठीक है, तो इसका इधर से स्थान कौन सा रहा x का? सर x का इधर से स्थान जो है वो 50 माइनस 35 प्लस 1, यानी 15 माइनस प्लस 1, सर 16वां रहा। अब जो y है उसका स्थान इधर से कौन सा है सर? 25वां है। तो सर 16 और 25 के बीच का अंतर ले लीजिए ना आप, यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर ले लो। तो 25 माइनस 16 और उसमें से फिर 1 घटा दो, सर 9 माइनस 1 बराबर क्या रहा? 8। चाहे कुछ भी हो जाए आंसर 8 ही आएगा। 8 जिसका आंसर आ रहा है सही है। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप ये तो मत बोलिए ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आए हैं सर सवाल, ठीक है। हाँ ये पेपर ओरिजिनल है सर। 4 से 7 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, आगे सर 6 जोड़ेंगे 22 आएगा। इसके बाद देखिए डी से जी 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, अभी हम एम में 3 जोड़ेंगे सर 16, 16 पे पी रहता है, 22 पी रहेगा आंसर। गलत गलत गलत, राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए। सर 200 से 100, 50, 25, 12.5, मेरे भाई यहाँ पे 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग और फिर 2 का भाग, तो ये 6.25 आंसर आएगा। यानी सर ये गलत, ये गलत, ये गलत, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सो दैट्स कंप्लीट द पेपर। अब बताइए आज के पेपर में 20 में से क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं? ईमानदारी से बताना आज के पेपर में 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।